फ्रेंड्स, आप सबको पता है कल बीपीएससी 71वीं बीपीएससी का पीटी रिजल्ट आ गया। आप लोगों ने कट ऑफ भी देख लिया होगा और कट ऑफ ठीक ठाक है और पूरी कट ऑफ लिस्ट आप लोगों ने देख लिया होगा। और जिन लोगों का हुआ उन लोगों को बहुत सारी बधाइयां मेरी तरफ से, अग्रिम शुभकामनाएं कि उनका फाइनल सिलेक्शन हो। जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ईमानदारी से मेहनत कर रहे हैं, जो डेडिकेटेड है और हार्ड वर्क कर रहे हैं, उनके लिए मेरी अभी से अग्रिम शुभकामनाएं हैं। और जिन जिन लोगों का नहीं हुआ, ये कहना बहुत आसान है कि ठीक है कोई बात नहीं, अगले साल आप देख लीजिएगा। एक साल का जो टाइम होता है वो बहुत लंबा टाइम होता है एक इंतजार करने के लिए, किसी फेलियर को एक्चुअली झेलने के लिए। कहना बहुत आसान है, लेकिन मैं ये कहूंगी कि ठीक है, हार नहीं मानना है। हो सकता है तैयारी में कुछ कमी रह गई हो, आपका टाइम भी बहुत अच्छा नहीं आया हो, तो अभी से आप ऐसा करें कि रुकिए मत। रुकने से आप और पीछे हो जाएंगे रेस में। तो अभी आप मेंस की तैयारी करते रहे जैसे बाकी लोग करेंगे। आप कोशिश करें कि जो मेंस देने वाले हैं और जिन लोगों को अगले साल देना है, उन लोगों की भी तैयारी एक स्पीड में चलनी चाहिए। तभी आपकी जो तैयारी होगी नेक्स्ट ईयर तक एक्सेल आपके फॉर्म में हो जाएगी। तो आप ऐसा करें कि अभी तैयारी करें। और पीटी के लिए अभी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो अभी टाइम है काफी। और जिन लोगों का हुआ है पीटी में सिलेक्शन, उन लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप एक दिन भी अब बर्बाद ना करें, क्योंकि एक दिन अब मैराथन शुरू हो चुका है। ठीक है, और पीटी से ज्यादा टफ होता है मेंस का। वैसे पीटी भी टफ होता है, ये नहीं कह सकते किसी भी स्टेज पे कि कोई भी एग्जाम किसी भी स्टेज पे इजी होता है। तो मेरा ये है कि अभी आपके पास करीब 5 महीने का समय है। अप्रैल एंड में मेंस का एग्जामिनेशन होने वाला है और अभी से स्ट्रेटेजी, बहुत बड़ा सिलेबस पीटी मेंस का नहीं है, बीपीएससी का आपने देखा होगा। लेकिन एक चीज में बहुत सारा चेंजेस हुआ है कि लास्ट ईयर के जो मेंस के क्वेश्चन पेपर हैं, अगर मैं फर्स्ट पेपर की बात करती हूँ, तो फर्स्ट पेपर में आपने देखा होगा कि स्टैट को छोड़ के बाकी चीजों की मैं बात करती हूँ, आपने देखा होगा कि क्वेश्चन काफी रेलिवेंट है। ठीक है, अगर 8 से 1 तो कुछ चीजें होती है, जैसे 8 से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस बार के सिलेबस के अनुसार अगर देखती हूँ तो जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी आपको बताऊंगी, उसके सोर्स भी बताऊंगी और कहाँ से करने हैं और कितने करने हैं। ये जरूर है कि अब क्वेश्चन को एक पार्ट में नहीं दिया जाता है। केवल 1861 का एक आर्ट वो एक्ट पूछा गया है केवल एक लाइन में, और एक कला पूछा गया है, शायद मौर्य कला पूछा गया है। तो इस बार आपके लिए पाल कला बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल कला को और गुप्ता अगर उसमें मेंशन है तो गुप्ता कला को बहुत अच्छे से कर लेंगे। आर्किटेक्चर उनकी चीजों को बिल्कुल तरीके से, और कोशिश करेंगे कि उसको पॉइंट्स में भी दे जहां जरूरत हो, और डायग्राम को शो करना कभी मत भूले, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है कि इसमें मार्क्स नहीं मिलते, बहुत अच्छे आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। तो ऐसे में कोशिश करें कि बहुत अच्छे से उन चीजों को अच्छे से शो करें। ठीक है, एक एक चीज को, डायग्राम को दिखाएं, अच्छे से शो करें। अगर बिहार की बात की जा रही है, पाटलिपुत्रा की बात कर रही है, अगर मौर्य पे कोई क्वेश्चन है, हालांकि लास्ट ईयर पूछा गया है, तो मौर्य पे क्वेश्चन है तो आप वहां पाटलिपुत्रा मगध साम्राज्य को एक बिहार का मैप बनाएंगे। ठीक है, बिहार की पहली बात तो आप बिहार की मैप की अच्छे से प्रैक्टिस कर ले। बहुत बड़ा मैप नहीं होता है, और कोशिश करें कि उस मैप को बार बार दोहराए नहीं, एक ही टाइप के मैप को। अगर मान लीजिए आपसे पूछा गया है कि बाढ़ के क्षेत्र पे, बाढ़ से कोई रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाए या नहीं लेकिन आपको तैयार रखना है, तो आपको नॉर्थ बिहार का पता होना चाहिए। 70% बाढ़ आयोग के जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ बिहार का 70% जो पार्ट है वो फ्लड इफेक्टेड है। अब फ्लड इफेक्टेड है तो आप नॉर्मल इस क्वेश्चन पे नहीं चले जाएंगे, आप दिखाएंगे कि हाँ बाढ़ किस स्थिति को कहते हैं और बिहार में बाढ़ आने के रीजंस क्या क्या है। आपको दे पता है टोपोग्राफिक जो कंडीशन है, ज्योग्राफिकल कंडीशन है बिहार की, वो रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जहां से ये नदियों का उद्गम होता है, जितनी है कोसी है, जितनी बिहार की गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, जितनी नॉर्थ बिहार की नदी है, उनका उद्गम स्थल का जो एल्टीट्यूड है वो हाई है। और जब नदियां हाई एल्टीट्यूड से एकदम से लोअर एल्टीट्यूड में आती हैं, ठीक है, प्लेन में इनफैक्ट आती हैं, क्योंकि लो लैंड में आता है बिहार, प्लेन है, तो वहां जब आती है तो उनका फ्लो एकाएक बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, और बढ़ जाता है तो इस कंडीशन में जितना ज्यादा फ्लो हो जाता है वो सारे पानी बिखर जाते हैं और वो फ्लड की कंडीशन आ जाती है। वो हर साल की कहानी है। तो आपको एक डेटा भी देना है कितना परसेंट होता है हर, और किन किन नदियों का इसमें है। और जब जैसे आप डायग्राम को, मैं क्वेश्चन ऐसे ही बताते चलूंगी आपको, हर दिन कोई ना कोई वीडियो अपलोड करूंगी, हो सकता है 5 मिनट का हो, लेकिन बीपीएससी के एग्जाम तक मेरी कोशिश रहेगी कि मैं हर दिन एक वीडियो अपलोड करूं, कुछ भी इंफॉर्मेशन जो भी जरूरी है
वो मैं आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो होता ये है कि आपने एक बिहार का छोटा सा मैप ड्रॉ किया आपने नॉर्थ बिहार के उन पार्ट को, ठीक है, आपने एक शेडेड पार्ट को दिखा दिया कि ये जो पार्ट है वो फ्लड इफेक्टेड बिहार का, नॉर्थ बिहार का एरिया है, ठीक है। अब उसमें आप डार्क से दिखाएंगे, उन रिवर्स को भी दिखाएंगे, बीच में गंगा को दिखाएंगे, बिहार को जो दो दो भाग में डिवाइड करती है उनको दिखाएंगे, और उसके बाद दिखाएंगे कि वो रिवर्स कैसे आके मिलती है। इससे क्या होता है कि आपके जो आंसर होते हैं वो कंप्लीट होते हैं और इनरिच हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करती हूँ कि ये तो क्वेश्चन की बात है। दूसरी बात करते हैं जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है वो बहुत रेलिवेंट है, और एक जो कहते हैं कि सिर्फ पैटर्न भी उनका काफी चेंज हो चुका है, और रेलिवेंट के साथ साथ बहुत एनालिटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत ही एक तरह से डिफिकल्ट क्वेश्चन है। नॉर्मल नहीं है क्वेश्चन, अगर नॉर्मल भी है तो उसका आंसर वैसा नहीं होगा नॉर्मल की तरह। आपने देखा एक दिल्ली विधानसभा इलेक्शन पे क्वेश्चन था, ठीक है, उसके बाद कोalition गवर्नमेंट पे क्वेश्चन। मैं एक एक क्वेश्चन को वैसे पिक करूंगी और एक एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगी, हर दिन डिस्कस करूंगी। और ज्योग्राफी जो जिन लोगों का ऑप्शनल है 33% लाना, वैसे बहुत क्वालिफाइंग उसमें लाना है, वो बहुत बड़ा चैलेंज नहीं है, लेकिन मैं से 5 चैप्टर से आपको क्वेश्चन करा दूंगी जहां से आपके कम से कम 50 क्वेश्चन आ जाए, इजिली आ जाए, वो आपको बिना एक्स्ट्रा मेहनत के आ जाए, ठीक है। तो बस आप मेरे से जुड़े रहिए, मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस जो मैं अपलोड करती हूँ उसको रोज देखिए। जो भी आपके कमेंट्स है, हालांकि मैक्सिमम कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो किसी न किसी कोचिंग में इनरोल्ड है, होना भी चाहिए, आपकी जहां भी चाहे आप पढ़ना, लेकिन कुछ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ ऐसी एक्स्ट्रा दूं जो आपको सक्सेस तक आपके पहुंचा सके, ठीक है। मेरा भी बहुत अच्छा लंबा एक्सपीरियंस रहा है इसमें, तो मेरे को पता है कि कहाँ कहाँ जो प्रॉब्लम्स होती है, कहाँ हमारी कमियां होती हैं, ठीक है। तो करना क्या है कि जो भी आप अभी से एटलीस्ट आई थिंक कि 60 टॉपिक्स अभी से धीरे धीरे आप जून से लेके लास्ट इस जून से और अगले समय तक जब तक मेंस का एग्जामिनेशन नहीं होता है, आप हर मंथ कम से कम 10 टॉपिक ऐसे सेलेक्ट करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे रशिया यूक्रेन वॉर से पूछा गया है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो कहने को आसान है, बट जब आप उसका एनालिसिस करेंगे क्वेश्चन उतना इजी नहीं है, क्योंकि आपको रीजन भी बताना पड़ेगा, और रीजन कैसे, उनके जो भी उनके कारण है वो कैसे शुरू हुए ये भी आपको दिखाना पड़ेगा। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना, उनके कारणों को समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे, अभी देखेंगे कि ट्रम्प के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया, लेकिन ट्रम्प के टैरिफ जो पॉलिसी है, ठीक है, और वीजा पॉलिसी, दोनों ही प्रॉब्लमेटिक उनकी पॉलिसी है ग्लोबली अगर देखते हैं, तो उन पॉलिसी पे इस बार क्वेश्चन आप अच्छे से तैयार करके रखें, बहुत अच्छे से। और लद्दाख पे मेरी मानिए, मैं वैसे आपको बताते जाऊंगी, और मेरी कोशिश होगी कि 15 से 20 मिनट का एक टॉपिक मैं रोज पिक करूंगी जो इम्पोर्टेंट है, और 15 से 20 मिनट में मैं उनको उसको अच्छे से समझा दूंगी। हो सकता है मुझे बोर्ड पे समझाना पड़े, तो मैं वो भी कोशिश करूंगी कि हर दिन समझा सकूं। लेकिन एक चीज, दो चीज आप समझ के चले, एक तो स्टैट की प्रैक्टिस अभी से शुरू करनी है। एटलीस्ट आपको स्टॉप वॉच लगा के 1 घंटे के लिए एवरीडे आपको प्रैक्टिस करनी है रोज, ठीक है, बिना किसी गैप के छोड़े हुए कि हाँ जब आएगा देख लूंगा, जनवरी से होगा, फरवरी से नहीं होता है। उस एग्जामिनेशन प्रेशर में 36 पेजेस लिखने होते हैं, वो प्रेशर जो होता है जो देते हैं उन सबको पता है कि क्या हालत होती है, ठीक है। और उसमें अगर आपको लगता है कि आप एक्स्ट्रा कुछ सोचेंगे मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन के, आपका कैलकुलेशन भी इतना फास्ट होना चाहिए कि उसमें सोचना ना पड़े, इतनी बार आपने उस चीज को प्रैक्टिस कर लिया हो पहले कि आपने क्वेश्चन देखा शुरू हो गए, ये सोचे कि टोटल उसमें कंप्लीट आपको मार्क्स मिलने चाहिए। कंप्लीट नहीं भी मिलता है, 5-6 नंबर छूट गया कोई बात नहीं, क्योंकि सिलेक्शन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल उसी का होता है, ठीक है। और जो मैथमेटिक्स वाले हैं ऑप्शनल है उनके लिए इजी होता है, तो उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है सिलेक्शन लेना। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे, अभी से 1 घंटा, आपको मन करे ना करे, ये मेरी बात ध्यान से सुन ले। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है, पोटेंशियल है उनके, इंटेलिजेंस पे कोई, जिन्होंने नहीं भी किया है 1-2 नंबर से छूटे, 10 नंबर से छूटे, किसी के इंटेलिजेंस पे आप क्वेश्चन मार्क नहीं कर सकते, क्योंकि इस युद्ध क्षेत्र में जो उतरते हैं वो अपने आप में बहुत बड़े योद्धा होते हैं। किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उनके अंदर कितनी कैपेसिटी, कितनी कैपेबिलिटी होती है, कितना पोटेंशियल होता है, डेडिकेशन कितना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि ये जो भी
टॉपिक आपने उठाया, लेट्स आपने ट्रम्प पे कोई भी, ट्रम्प की पॉलिसी जो भी है अभी, टैरिफ की जो पॉलिसी है, इंडिया पे 50% लगाया, ब्राजील पे लगाया, चाइना पे 50%, तो उसके पीछे रीजन क्या है? सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप जैसे रीजन पे जाएंगे तो आपको ये भी दिखाना पड़ेगा कि कितने परसेंट इंडियंस है, कितने परसेंट नहीं, कितना पॉपुलेशन इंडिया है का है जो यूएस में रहता है, और यूएस के टोटल पॉपुलेशन में उनका कितना परसेंटेज है, ये दिखाना आपको बहुत जरूरी है। क्योंकि ट्रम्प की पहली पॉलिसी यही है, अमेरिका फर्स्ट, ठीक है। वो मैक्सिको के लेके भी होती है, जितने मैक्सिको में फेंसिंग होती है, इनकी हर किसी भी नेशन को लेके उनकी जनरली पॉलिसी होती है। अगर मैं यूके की बात छोड़ दूं तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज है जिनके साथ, या फिर अगर इसराइल की बात है, सबसे ज्यादा यूएस के जो करीब है वो इसराइल है। मिडिल ईस्ट में ये कह सकते हैं कि यूएस के एजेंट है, एजेंट वर्ड सही नहीं है, एजेंट के जो है उनके सहयोगी हैं, ये कह सकते हैं। तो आपको ये रीजन समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको डेटा देखना पड़ेगा कि कितना डेटा चाहिए किसी भी आंसर को इनरिच करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद अभी से लिखना शुरू कीजिए। हमें क्या होता है, प्रॉब्लम होती है मीन्स जब आंसर राइटिंग की बात करते हैं तो हमें लगता है कि और पढ़ने के बाद हमें आंसर स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन ये सबसे बड़ी हमारी कमजोरी है। शायद कहीं ना कहीं एक फियर होता है कि अच्छा मैं लिखूंगा तो अच्छा नहीं होगा, लिखूंगी तो अच्छा नहीं होगा, वो उस दिन तक भी शायद अच्छा नहीं होगा, और अभी से आपने शुरू नहीं किया तो वो कभी भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। उस फियर जोन से, उस थ्रेड होल्ड से बाहर आप निकलिए और अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। कोई भी क्वेश्चन लिया, और ये 2-4 और टिप्स मैं बता के अभी अभी इस वीडियो को एंड करती हूँ कि न्यूज़पेपर एवरीडे, स्पेशली करंट की जो इकोनॉमिक चीजें हैं वो तो पढ़ लेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन पे आपका फोकस बहुत अच्छा, क्योंकि लास्ट ईयर भी आपने देखा है 2 क्वेश्चन वहां से आया हुआ है। इस बार बांग्लादेश बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखते हैं अफगानिस्तान बहुत इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान और इंडिया का भी इंपॉर्टेंट है रिश्ते, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने सबसे ज्यादा अगर कहीं फॉरेन में इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट इन द पर्पज ऑफ कि वहां के वेलफेयर के लिए, तो वो है अफगानिस्तान। वहां के 2007 में जो संसद बनी थी वो भी इंडिया का बनाया हुआ है, बहुत सारे प्रोजेक्ट है, वेलफेयर प्रोजेक्ट है, डैम से बहुत सारे हैं। तो अभी वहां के कोई मिनिस्टर आए थे अफगानिस्तान के इंडिया में, तो कभी कई कई लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि इंडिया का काफी सॉफ्ट कॉर्नर हो रहा है, जो कि खुद ही एक टेररिज्म से गुजरता हुआ देश है। लेकिन इंडिया ने इतना इन्वेस्ट वहां कर चुका है कि शायद ये हमारी जो स्ट्रेटेजी है, जो फॉरेन पॉलिसी है, वो सही है, ठीक है। अब वहां पे ये भी देखना होगा कि बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं, जितने ट्रेन हाईजैक हो जाता है, बहुत सारी चीजें होती है, वो क्यों होता है? एक वीडियो में मैंने पहले बताया है कि वो मिनरल रिच रीजन है, प्रोविंस है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा साउथ वेस्ट प्रोविंस है जो मिनरल रिच है, और रेयर अर्थ जो मिनरल्स होते हैं वो वहां पे बहुत ज्यादा अबंडेंट मात्रा में वहां पाए जाते हैं। उसको लेके सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही हैं, सबसे बड़ी बात है। तो वहां, और बांग्लादेश में जो हालात हैं, तो बांग्लादेश की चीजों को ठीक से समझना, भारत पे उसको क्या प्रभाव पड़ेगा ये चीज। और लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा है जाति जनगणना से, ध्यान रखें, जाति जनगणना से इस बार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया था कि जाति जनगणना का राजनीतिकरण बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि जाति राजनीति वो अगर मैनिफेस्टो में आ रहा है किसी भी पार्टी की, तो उसका तो राजनीतिकरण हो रहा है ना। वो तो अब सोशल मुद्दा रहा नहीं, या फिर इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जाति को लिया नहीं जा रहा है, जाति को तो एक पॉलिटिकल एजेंडा लिया जा रहा है, उसी के आधार पे अपनी सारी पॉलिसी, जितने भी चुनावी एजेंडे बनाए जा रहे हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं चीजें। तो ये जाति पे भी आप अच्छे से बहुत तैयार करके रखेंगे, ठीक है। और कोशिश करेंगे कि बहुत आप न्यूट्रल रहें जाति वाले मैटर में, जहां उनकी चीजें सही है वहां आप सही बताएं। कहीं कई कई जगह पे आपको स्टैंड थोड़ा बहुत लेना पड़ेगा कि हाँ ये किन किन चीजों के लिए ये जाति जनगणना हानिकारक है। हम कहते हैं कि जाति को एबॉलिश करना चाहिए, बट वही बात है, जात जो आपको जो स्ट्रेटिफिकेशन है जाति का, ठीक है, जो कास्ट स्ट्रेटिफिकेशन, डॉक्टर श्रीनिवासन जी की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, योगेंद्र सिंह की बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तो वो चीजों को तो हम और उनकी रूटीन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, चाहे इलेक्शन के माध्यम से हो, ठीक है। जाति को रिजर्वेशन देना जरूरत है, ठीक है, कई जगह, क्योंकि सोशल और इकोनॉमिक उनको आधार पे दिया जाता है। लेकिन क्या इस तरह के एजेंडे में लाना कितना सही है? अगर सही है तो क्यों सही है?
क्योंकि कई बार जरूरत पड़ती है कि कई ऐसी जातियां होती हैं जो काफी विकास की रेस में वो काफी पीछे, उनको कोई वेलफेयर स्कीम्स भी नहीं पता है। ठीक है, वो भी नहीं पता है कि उनके अपने जो राइट्स है वो कैसे हैं, वो क्या है और कैसे उन्हें अवेल करना है। तो उनको भी मेन स्ट्रीम में लाने के लिए कभी कभी ये जनगणना बहुत जरूरी हो जाती है। लेकिन सारे पक्ष को आप ठीक से उसका अच्छे से उसको व्याख्या करेंगे और उसका कोशिश, विश्लेषण आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। विश्लेषण करने पे ऐसा लगे कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कर रहा है, आपको फाइनली बाद में वही करना है, चीजों को इम्प्लीमेंट करनी है, जो पॉलिसी ऊपर से आएंगे इम्प्लीमेंटेशन आपको करानी है। तो इम्प्लीमेंटेशन कराने से पहले आपको पीछे तो आपका मोटिव होना चाहिए कि क्यों ये कोई भी पॉलिसी क्यों लाई जा रही है। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे अपने आंसर के माध्यम से। ठीक है, कोई भी चीज अगर मान लीजिए कोई पॉलिसी आ रही है, ध्यान रखेंगे उसका कोई ना कोई रेलेवेंस होता है जो शायद हम नहीं समझ पाते कई बार कि क्या है। ठीक है, वहां पे देख लेंगे। और उसके बाद जो भी बिहार में वो हुआ है, वोटर के लिए जितनी लिस्टिंग बाहर की गई है और कुछ लोगों को इंक्लूड किया गया है, उसके पीछे क्या रीजन है, क्या बांग्लादेशी जो है इंट्रूडर्स उनका रीजन है, कैसे है, इन सब चीजों को देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद आप लद्दाख पे बहुत अच्छे से तैयार करेंगे जितने मटेरियल, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि लद्दाख से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, एक साल 370 से क्वेश्चन पूछा गया था कश्मीर के, इस बार लद्दाख बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लद्दाख के जो वहां पे विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, विरोध किए जा रहे हैं, उनके पीछे उनका क्या कारण है और वहां किन चीजों को वहां इग्नोर किया जा रहा है और उनकी डिमांड क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन में वो कौन कौन से प्रोविजंस है, जो आर्टिकल्स है जो ऐसे क्षेत्रों को परिभाषित करते हैं सबसे पहले, और उनकी डिमांड क्या है। 6 डिमांड है, उन डिमांड को आप ठीक से देख लेंगे। ठीक है, और भाषा से भी कई कई क्वेश्चन आते हैं, तो भाषा पे भी आप देख लेंगे। नॉर्थ और साउथ को लेकर भाषा बसाई आधार पे भी बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन कॉलिशन गवर्नमेंट की जब बात करते हैं तो भाषा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि जैसे आपको भाषा पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है बिहार में, तो भाषा की जैसे बात की तो आपको असिमिलेशन की बात करनी है। ठीक है, कि दोनों कैसे मिल रहा है। जैसे अब आपने एक नया ट्रेंड देखा होगा कि साउथ की जो मूवीज होती हैं वो हिंदी में भी डब हो रही हैं, और हिंदी की मूवी भी साउथ में डब हो रही है, साउथ के लैंग्वेजेस में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं दोनों असिमिलेट हो चुके हैं। ठीक है, तो इन चीजों को आपको बताना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा एक है। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जाता है, लास्ट ईयर पूछा गया है तो शायद इस बार नहीं पूछा है, वो क्वेश्चन होता है कि राजनीति का अपराधीकरण। ये क्वेश्चन हमेशा बिहार में हमेशा गेस्ट क्वेश्चन रहता है, और इसको आप ठीक से तैयार कर लें, बहुत तरीके से उस पर आपका जो विश्लेषण होना चाहिए, बहुत लॉजिकल तार्किक विश्लेषण होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको इंसिडेंट दिखाने, हो सकता है कि वो आपका निगेटिव चला जाए, ऐसे बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन हो। अगर मैं कहूंगी कि आपके पास दूसरा ऑप्शन है और में कोई जो दूसरा एक और क्वेश्चन होता है, तो दूसरे क्वेश्चन को आप चुने, ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना, क्योंकि आप राजनीतिक अपराध की बात कितना आप जस्टिफाई कर पाएंगे, अपने डेटा के माध्यम से किसी इंसिडेंट को दिखाएंगे वो सही है नहीं। तो मेरा ये मानना है कि इसके आधार पर दूसरा कोई अगर आपको क्वेश्चन आता है उसका आंसर, तो बेटर है कि वैसे आंसर को पिक करें, वैसे क्वेश्चन को पिक करें और उसका आंसर अच्छे तरीके से। लेकिन अभी से लग जाइए, और प्लीज कमेंट करके जहां से आपको जो भी रिसोर्सेज, और हाँ, जो हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं लास्ट ईयर में, मैंने वो उन क्वेश्चन को देखा, वो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, पहले की तरह नहीं है। पहले एक लाइन में क्वेश्चन हो जाता था, एक भाग में क्वेश्चन को तोड़ा जनरली नहीं जाता था, लेकिन अभी काफी तोड़ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो उसमें आपको करना क्या है कि इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, ठीक है, बहुत मोटी बुक है, लेकिन आप उसका हिस्ट्री का सेक्शन बहुत अच्छे से कर लेंगे, बहुत ही अच्छे से, क्योंकि हिस्ट्री में जो भी बिहार का योगदान है, ठीक है, वो जानना जरूरी है कि हमारे मॉडर्न इंडिया में हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे, हमारे जो मूवमेंट थे, नेशनल मूवमेंट, उसमें बिहार का योगदान कैसे है। तो वो मुझे लगता है कि बेस्ट बुक आपको कर लेना चाहिए एक बार। और कुछ चीजें जो मैं बताऊंगी आपको एक दिन, स्पेक्ट्रम, कल हो सकता है कि मैं सिर्फ स्पेक्ट्रम की बुक पे आपको बताऊं कहाँ कहाँ से चैप्टर्स करने हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं बिहार के लिए, और जितने एक्ट्स, सारे एक्ट्स नहीं करने हैं, जो अधिनियम है ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो जितने अधिनियम है टिल 1947 तक का, वो सारे इंपॉर्टेंट बहुत नहीं है। कुछ ऐसे प्रोविजंस है जिसमें बहुत ज्यादा जरूरी है,
तो आप ऐसा करेंगे कि उसमें 6-7 जो एक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, 1919 का एक्ट हुआ और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 1935 का एक्ट। जनरली पूछते नहीं है क्योंकि वो उसी से लिया गया है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर पार्ट है वहीं से लिया गया है। 1919 का एक्ट, 1909 का एक्ट है, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है। 1858 का जो 58 का एक्ट है वो इम्पोर्टेंट है। 1861 का इम्पोर्टेंट है। ये सब सारी चीजें 6-7 ऐसे एक्ट हैं जो ज्यादा जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, तो मेरी फिर से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप प्लीज कमेंट करें, आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी आपके क्वेरीज हैं, ठीक है, वो आप मेरे से पूछें। मैं हर चीज पे आपको जो भी मेरे पास होगा अवेलेबल रिसोर्सेज मैं वो बताऊंगी, आपको कहाँ से करना है, कैसे करना है, तो आपके लिए ये रास्ता बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू।